वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप हमेशा बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज फिर हमारे साथ दो धुरंधर, मिस्टर प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल, एंड मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स। दोनों ही दिग्गज लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल है। और आइए उन्हीं से जानते हैं कि बाजार की दिशा जो है वो उन्हें कहाँ दिखती है। सो अंशुल एंड प्रदीप, बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। अंशुल, पहले आपसे, कहाँ जाएगा निफ्टी इस समय अब? अमन नमस्कार, हल्ला जी को भी नमस्कार। देखिए, 20 डे मूविंग एवरेज हमने डिस्कस किया था 23,900 पे। अगर 24,074 टूटता है, अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना वर्टिकली टूटेगा। मैं स्लो एंड हम्म, स्टडी 4 से 5 दिन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे आएगा मार्केट, बट हम्म, सिंगल डे डिक्लाइन में ही काम खत्म कर दिया है। ये चीज हमने फ्लैग आउट की भी थी आपके चैनल पे, चार्ट शेयर करके भी, कि निफ्टी वीकली चार्ट पे एक तो ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ी है और फॉलिंग 20 डे मूविंग 20 वीक मूविंग एवरेज दोनों ओके। 24,571 पे खड़े हैं। तो मेजर रेजिस्टेंस है, बिना कंसोलिडेशन और करेक्शन के लेवल पार होना मुश्किल है। तो ये करेक्शन उसी कड़ी में आ रहा है, में भी थोड़ा सा और डीप हो सकता है 24,850 24,800 तक, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी अपना 20 डे मूविंग एवरेज 55,600 टेस्ट नहीं किया है। तो वो टेस्ट हम्म, करने के लिए अगर नीचे आती है तो थोड़ा सा निफ्टी पे और प्रेशर दिखेगा। बट हम्म, नॉनदलेस ये डिप आपको मौका देगी वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी की। वीकली चार्ट पे हम 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन देख सकते हैं, उसके बाद जब हम निकलेंगे तो फिर जो हम्म, स्विंग हाई अभी बने हैं 24,601 और निफ्टी बैंक निफ्टी पे बना है 57,456। ये दोनों लेवल हम्म, क्रॉस करके इसके ऊपर हम करीब करीब 5-7% की मोमेंटम आराम से देंगे। तो हम्म, आउटराइटली अभी बाय नहीं करना है। अगर आप ईटीएफ प्लेयर हैं तो थोड़ा थोड़ा जैसा हम बात करते हैं कि डिप्स पे ऐड करते जाओ, रैलीज पे बेचते जाओ। तो ये पूरी 10% की रैली जो इंडेक्स में आई थी 11% की, अगर आपने माल बेचा है तो हम्म, ये डिप आपको माल भरने का वापस मौका दे रही है। आराम से ईटीएफ भर के अपने पोर्टफोलियो में रख के छोड़िए, जब वापस राइज आएगा बेच लीजिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लेयर हैं तब आपके हम्म, लिए दिक्कत है, तब ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है अगले 2 से 3 हफ्ते। हम्म, फ्यूचर्स में तो फिर भी ठीक है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, स्पेशली ऑप्शन बायर है तो वहां पे टाइम वैल्यू बहुत तेजी रोड होगा। तो उस हम्म। लिहाज से जिस तरह के आप प्लेयर हैं, अपने हिसाब से पोजीशन डिसाइड कर लिए। मैं तो हमेशा बैंक बीज या निफ्टी बीज ही रिकमेंड करता हूँ। ईटीएफ्स करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर ट्रेड ढूंढना है तो इंडेक्स के बाहर ट्रेड ढूंढिए। मिड कैप स्मॉल कैप में इस पूरी गिरावट में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ट्रैक्शन अच्छा बना हुआ है। जी प्रदीप, आपका व्यू क्या है? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपको, अंशुल जी को, उन सारे ऑडियंस को। देखिए, यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर ही था 3 से 4 दिन पहले ही। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में करेक्शन हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। बैंक निफ्टी अभी 55,962 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि इजीली बैंक निफ्टी आपको एक बार 54,450 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, और उसके पहले एक बार आपको 55,200 तक आते हुए दिखाई देंगे। सो बिफोर दैट, एक बार करेक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिर से पॉसिबल होगा कि मार्केट एक बार आपको फिर से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और जब तक मार्केट अगेन 57,800 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देता, मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। और ऑब्वियसली 2 हफ्ता हमने देखा मार्केट नीचे था, उसके बाद 2 हफ्ता हमने लगातार मार्केट ऊपर देखा, उसके बाद अभी एक रेंज बाउंड और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक नॉर्मल है, नेचुरल है। और निफ्टी में 24,250 ब्रेक होने का मतलब ही यही है। 23,650 23,600 आना है। 23,600 ब्रेक होने का मतलब है 23,100 आना है, क्योंकि वहां पे एक गैप भी अभी भी ओपन है, जो मुझे लग रहा है। अभी कल मैं अलग अलग जगह पे शो कर रहा था, व्यू एकदम क्लियर था। आज सुबह भी व्यू क्लियर था कि एक बार 23,600 आना ही है। सो मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है। तो यहाँ पे डरने का कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको फिर से मार्केट बाय ऑन डिप का ही बाजार है, आपको फिर से मार्केट ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और फ्राइडे है स्पेशली, ऑलरेडी चला हुआ है। ओवर द वीकेंड हमने देखा है लास्ट एक हफ्ता पहले से। तो शॉर्ट टाइम में जो थोड़ा उछाल आया था, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बातचीत जो नेगोशिएशन चल रहा है वो चलते रहेंगे। अगर कल को जाके कुछ एक्स्ट्रा मिडिल ईस्ट जो टेंशन चल रहा था उसको लेके न्यूक्लियर बॉम्ब या तो अटैक कुछ ना ऐसा हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि तब जाके प्रॉब्लम हो सकता है। बिफोर दैट ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी करेक्शन है। इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मौका आपको मिलेगा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब मार्केट गिरा था, उसके बाद जब मार्केट
रिसेंटली ऊपर आया, ऐसा ऐसे बहुत सारे सारे स्टॉक है जो 25-25%, 30-30% रैली हुआ है। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। सो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी में फिर से आपको मौका ढूंढना चाहिए और कैपिटल को थोड़ा खाली करके रखिए। जैसे ही 23,100 200 पे आएंगे, बहुत सारे स्टॉक फिर से थोड़ा बहुत करेंट जोन से भी, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ निफ्टी आईटी भी देखिए ऑलमोस्ट 5.5% अभी नीचे है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रेशर क्रिएट ज्यादा हो रहा है निफ्टी आईटी की वजह से आज हो रहा है, तो थोड़ा वेट करके जाइए स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। अंशुल जी, प्रदीप जी बोल रहे हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर की बात करें, अगर वैसा होता है तो मार्केट कहाँ जाएगी? हाँ, क्योंकि अभी मैं सुबह अंशुल जी और मैं एक साथ भी था एक शो में, तो एक्चुअली अच्छा। ट्रम्प साहब ने कल एक स्टेटमेंट पे बोला है कि हम करेक्ट न्यूक्लियर वॉर के करेक्ट। बारे में नहीं सोच रहे। तो हाँ अंशुल हाँ, जी ने समझ गई। कमेंट किया था कि ट्रम्प साहब जो बोलेंगे, मतलब वो डायलॉग मुझे याद आ, हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो ट्रम्प इज लाइक दैट, सो दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो वो जो बोलेंगे, चलो वो तो ठीक है, जो जो नहीं बोलेंगे, तो डर तो मैम वही थोड़ा है। तो ये मुझे लगता है कि अगर वो वाला कुछ सिचुएशन होता है तब हाँ जाके नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू लोज हमको मिलेंगे, अदरवाइज डिस्कशन में ज्यादा पैनिक होने वाला कुछ नहीं है जी। जी। मैडम देखिए, जब घर में ना बच्चों की लड़ाई होती है तो हम्म, एक जनरली अपार्टमेंट में सब बच्चे नीचे खेलते हैं, लड़ लेते हैं आपस में। तो जो सबसे उत्पाती बच्चा होता है, मार तो सकते नहीं है भाई, बच्चा हम्म, किसी का भी है, बच्चा बच्चा है, मार तो सकते नहीं है। और डांट भी एक लिमिट तक सकते हैं आप दूसरे के बच्चे को, तो लास्ट में समझाना अपने ही बच्चे को पड़ता है। तो फिर लास्ट में हम यही बोलते हैं, अरे हटा पगला है, तुम तो अपना खेलो। तो वही हाल इस समय दुनिया ने दुग्गल साहब का कर दिया है, हटाओ पगला है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, तुम अपने धंधे पे ध्यान दो। तो अब सब लोग अपने धंधे पे ध्यान देने लगे हैं, तो वो चीज अब सेटल आउट है, उसमें कुछ होना नहीं चलिए है। चलिए, अब सवाल जो आपका सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला स्क्योर जो है वो है पुष्पा। पुष्पा जी है, पुष्पा जी पूछ रही है बीडीएल और जीआरएससी के बारे में, क्या इन दोनों ही स्टॉक्स में नई एंट्री कर सकते हैं? तो अंशुल, आप क्या सलाह देंगे? और देखिए, जीआरएससी मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आके खड़ा है, तो ये पिछले 5 बार इस लेवल पे फेल हो चुका है, 2873 के आसपास। इस जोन के ऊपर वीकली पे जब तक सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं मिलती है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये फेल करेगा और नीचे में 2075 2080 तक आएगा। अगर ये 2875 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली क्लोज कर लेता है, तब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फेल होगा, बट अंटिल प्रूवन रॉन्ग मैं 2100 का व्यू पकड़ के चलूंगा। इफ प्रूवन रॉन्ग 2900 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली पे क्लोज कर ले, तो मैं अपना व्यू चेंज करके 3200 का कर लूंगा। बट फिलहाल जो एविडेंस है वो ये दिखा रहा है कि मोस्ट लाइकली ये 6वीं बार भी फेल होते हुए दिखेगा। बीडीएल में बाइंग क्लेमेंस का एक टारगेट था 1136, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है करीब करीब 1577। ये लेवल है जहां तक बाउंस बैक जा सकता है, वहां पे माल छोड़ने की सोचनी चाहिए। अगर है तो अभी होल्ड कीजिए, 1362 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगला सवाल जो है वो है राज का। वो पूछते हैं पराज इंडस्ट्रीज के बारे में। पराज इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए? तो ये सवाल प्रदीप के लिए है। प्रदीप, क्या करना चाहिए? ओके, प्राज, देखिए मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्री अभी 390 के लेवल पे चल रहा है। रिसेंटली चला हुआ स्टॉक है, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक आपको एक बार 365 से 370 तक आते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी 4.5% नीचे है, करंट जोन से भी और 5 to 7% के करेक्शन इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए एवरेजिंग है तो फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 340 के लेवल पे होना चाहिए। शुगर स्पेस में कोई और स्टॉक आपको प्रदीप पसंद है क्या? क्योंकि शुगर शुगर स्पेस में एक बार फिर एथेनॉल की स्टोरी जो है वो उभर के आ रही है। 85% ऑफ ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, और ऐसा होता है तो फिर लगता तो है कि इन स्टॉक्स को अच्छा करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम इसमें यही है कि अब कोई भी शुगर काउंटर में देख रहा था कि सस्टेन नहीं हो पाता है, तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। एक ही कंपनी जो बलरामपुर चीनी, मुझे थोड़ा ये अच्छा लगता है। और हम्म, बलरामपुर चीनी का अगर चार्ट हम देखेंगे, रिसेंटली हायर हाई फॉर्मेशन इसमें भी है, और हम्म, 473 480 के आसपास के बढ़िया एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। अभी 516 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। तो बलरामपुर हम्म, चीनी कभी भी अगर आपको अगेन 495 490 के लेवल पे मिलता है, मैं यहाँ पे 455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके
लॉन्ग करना पसंद करूंगा। 550 पहला टारगेट, उसके बाद आपको 580 का टारगेट, क्योंकि उससे उसके बाद फिर से ये रेजिस्टेंस फेस होते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन वही है, सस्टेनेबल एक तरफा मूव नहीं आता, ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा पिटाई यहाँ पे हुआ है, तो डेफिनेटली 580 तक पॉसिबल है। ये अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल नरेंद्र सिंह जी का है, वो पूछते हैं लेमन ट्री के बारे में। लेमन ट्री बाय कर सकते हैं क्या, अंशुल जी? लेमन ट्री, मैडम ये एथेनॉल के ऊपर आपने बात की, एथेनॉल पे मेरे को याद आ गया, ये नॉट एग्जैक्टली मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, बट ये ब्राजील के साथ हुआ था जब एथेनॉल वाली ये कांड हुआ था कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और इन्होंने शायद बहुत ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी थी, जिसके चक्कर में शुगर केन प्रोडक्शन पूरी कंट्री ने इतना हाई कर दिया था एथेनॉल बनाने के लिए। एक तो सूखा पड़ गया था क्योंकि शुगर केन पानी बहुत मांगता है, दूसरा जी। जब पेट्रोल प्राइसेस एकदम से ड्रॉप हुए और पेट्रोल सस्ता ही हो गया तो उस एथेनॉल की कोई जरूरत नहीं बनी, तो एकदम से कोलैप्स पे आ गई थी कंट्री। तो करेक्ट। आई बिलीव कि जब हम लोग को ये पता है तो गवर्नमेंट ये सोच के ही कर रही होगी, स्लो एंड स्टडी एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, एकदम से उस पर नहीं चले जाएंगे। वैसे ही वाटर स्कैसिटी है ही हमारे देश में, ऊपर से डेटा सेंटर इतने आ रहे हैं यहाँ पानी और लगता है। लेमन ट्री में बाउंस बैक बहुत बेहतरीन था। ट्यूसडे 21 तारीख को वॉल्यूम राइज था 2660%। उसके बाद से आज थर्ड डे ऑफ इनसाइड बार है, 10 और 50 डे मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज 114 पे। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, 125 130 इस जोन के ऊपर निकलता है तो कुछ स्ट्रेंथ आएगी। बाकी मैं कुछ समय और अवॉइड करने के मूड में रहूंगा। अगले 4-5 दिन अगर ये रेंज प्रोटेक्ट कर लेता है 120-21 के आसपास की, तो एक बार बाइंग अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो वैभव राठौड़ का है, वो पूछते हैं एचएएल के बारे में। एचएएल में फ्रेश बाय बनता है क्या सर, प्रदीप? मैम मुझे लगता है कि बिल्कुल हमें बाय करने के जाना चाहिए। अभी 4245 के लेवल पे चल रहा है। एक बार अगर फिर से आपको 3850 से लेके 4000 तक फिर से प्राइस मिलता है तो डेफिनेटली बाय करने के बारे में मैं सोचूंगा। रिसेंटली बढ़िया प्राइस में था ऑलरेडी 3600 के लेवल पे, एंड वहां से फिर से एक तरफा रैली ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का हुआ। फिर से मुझे लगता है कि आज ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है, करेंट जोन से भी 3 से 4% का नीचे अगर मिलता है तो थोड़ा बहुत आप स्टैगर मैनर पे बाय करने के बारे में सोचिए। और डिफेंस सेगमेंट को लेके ओवरऑल हम बुलिश ही है। और एचएल एंड बीईएल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक, फंडामेंटल भी इसमें बहुत वैल्यू है, लेकिन शॉर्ट टाइम में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एचएल में। 4000 के आसपास से कंफर्टेबली बाय करना पसंद करूंगा। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। संगीता बख्शी का सवाल है, वो पूछते हैं नमस्ते अंशु सर, जीएम ब्रूवीज है उनके पास 95 शेयर्स एट 1217, क्या एवरेज करना चाहिए? आई हैव 30,000 रुपीज, ऑल्सो प्लीज एडवाइस व्हाट टू डू। मतलब जीएम ब्रिवरेजेस अभी नहीं करना चाहिए, इसका शायद रिजल्ट आ गया, लेकिन हम बार बार डिस्कस यही कर रहे थे कि रेंज में नीचे 938 912 नहीं तोड़ रहा है, ऊपर में 1089 नहीं तोड़ रहा है। अगर रिजल्ट के बेसिस पे 1089 टूटा तो ट्रेड बनेगा 1316 तक, नहीं तोड़ा, अभी भी रेंज कंटिन्यू है, तो प्रोबेबली ये अगले रिजल्ट तक ये रेंज कंटिन्यू अगर रह जाती है तो कोई मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। अगर 912 टूटा तो फिर इसमें आपको शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा 855 और 730 तक के लिए। तो हर कीमत पे 912 का स्टॉप लॉस लगाइए। रेंज चल रही है, रेंज का लोअर एंड जब तक नहीं टूट रहा है होल्ड कर सकते हैं। रेंज का अपर एंड 1089 टूटता है तो फ्रेश बाई बनेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो अनन्या